ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम सदफ रानी है और आज इस पॉडकास्ट को आपकी खिदमत में पेश करने का मकसद ये है कि दुनिया भर में हेमोफीलिया का दिन मनाया जा रहा है। अब आलमी सतह पर यह दिन क्यों मनाया जा रहा है, हेमोफीलिया है क्या, आम जो अंडरस्टैंडिंग अगर इसके हवाले से कही जाए तो खून से रिलेटेड ये बीमारी है। अब बीमारी ये क्या है, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है डॉक्टर फ़राह हनीफ साहिबा को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हेमाटोलॉजी हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पेम्स में। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। जी, और इसके अलावा क्योंकि हमने सोचा कि हम बात तो कर रहे हैं, गुफ्तगू होती भी है, बीमारी के बारे में जो मालूमात है वो भी शेयर की जाती है, लेकिन जो लोग एक्चुअली इसमें से स्ट्रगल कर रहे होते हैं या सर्वाइव करते हैं, किस तरह की कठिनाइयों को देखते हुए, किस तरह की मुश्किलात से गुजरते हुए वो उस लेवल तक पहुंचते हैं। और फिर सिर्फ ये नहीं है कि वो बीमारी से अगर नबर्द आजमा रहे और उसके बाद अगर ठीक हो गए या अभी भी जिद्दोजहद कर रहे हैं ठीक होने की, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन हमेशा पकड़े रखा और सिर्फ उस बीमारी तक अपने आप को महदूद नहीं किया, उन्होंने दूसरों के लिए भी जो है वो उम्मीद का एक कहना चाहिए जुगनू बन गए। और इसी हवाले से जनाब हमने कहा कि एक जो इस हेमोफीलिया से रिलेटेड जो एक पेशेंट उनको कह लूँ या इससे स्ट्रगल करते हुए हीरो कह लूँ, उनको भी हम अपने इस प्रोग्राम में दावत दें और उनके भी कुछ एक्सपीरियंसेस को जानें। मोहम्मद हमजा कुरैशी हमारे साथ हैं, VWD पेशेंट हैं। इसके अलावा जो हेमोफीलिया के हवाले से आगाही और शऊर की मैं बात कर रही थी, उसकी एक सोसाइटी भी बनाई गई है और उसके ये कोऑर्डिनेटर भी है। हमजा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले डॉक्टर फ़राह, आपसे ही हम अपने इस पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये हेमोफीलिया है क्या? हीमोफीलिया जो है वो, जैसे कि आपने बताया है कि ये एक खून से रिलेटेड बीमारी है। अब खून से रिलेटेड जो है वो बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें लाल खुलियों की बीमारियां जैसे एनीमिया वगैरह, जो उर्फ़े आम में खून की कमी जिसको कहते हैं। इसी तरह ये जो हीमोफीलिया है ये बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर्स, खून जमने वाले कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे जिस्म में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, और अगर इनमें किसी एक की कमी हो जाती है तो वो जो खून जमने का एक पूरा साइकिल है वो मुतासिर हो जाता है। और किसी एक स्टेप पे भी अगर वो खून जमने का साइकिल जो है वो मुतासिर हो जाता है तो खून जमने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। तो हीमोफीलिया बेसिकली हमारे जिस्म में या फैक्टर 8 की कमी की वजह से हो सकता है, जिसको हीमोफीलिया ए भी कहते हैं। फिर हीमोफीलिया बी जो है वो फैक्टर 9 उसकी कमी से होता है। तो ये बेसिकली दोनों हीमोफीलियाज हैं, ए और बी। और तीसरी एक किस्म होती है सी, जो कि एक और खून के फैक्टर की कमी से हो सकता है। लेकिन साथ में जैसे कि ये हमारे जो हीरो या पेशेंट हम कह रहे हैं वो वॉन विलीब्रेंट डिजीज़ के पेशेंट हैं, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे वॉन विलीब्रेंट फैक्टर, वो भी खून में मौजूद होते हैं। उनकी कमी से अगर कोई खून जमने की सलाहियत कम हो जाती है तो इसको वॉन विलीब्रेंट डिजीज़ जो है वो कहते हैं। अच्छा फ़राह साहब, हम सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ थोड़े से सवालात आप ही की इस गुफ्तगू से मेरे जहन में आए हैं। सबसे पहले तो ये कि क्योंकि हम ज़्यादा आसान ज़ुबान में अपने सुनने वालों तक चीज़ों को पहुंचाना चाह रहे हैं, हमें चोट लगती है, खून बहता है और थोड़ी देर बाद वो एक कुदरती अमल होता है, हमारा खून रुक जाता है, जम जाता है और ज़ख्म जो है वो हील होना शुरू हो जाता है। जी सही है। हीमोफीलिया के पेशेंट का क्या ज़ख्म जो है वो ठीक नहीं होता, खून बहता रहता है? जी बिल्कुल। अलामात, असल में ये एक मौरूसी बीमारी है। अच्छा, ये इनहेरिटेड है? जी ओके। ये एक जीनियाती बीमारी है और ये बाय बर्थ आपके अंदर एक फैक्टर की कमी होती है। तो ज़्यादातर बच्चों में जब नाफ उतरती है तो उस टाइम पे जो है वो खून उससे नहीं रुकता कई दफ़ा, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं ना। और साथ में ये होता है कि कई दफ़ा जब हम कहते हैं, जिसको हम सरकमसियन या उर्फ़े आम में सुन्नतें कराना बच्चों की कहते हैं, तो उस टाइम पे इन बच्चों की ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं है। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स के जो कान है वो खड़े हो जाते हैं कि ये अब क्यों खून नहीं रुक रहा, और वो कई दफ़ा जो है वो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि वो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अगर इस स्टेज पे पता ना चले तो कई बच्चे जब घुटनों घुटनों चलना शुरू करते हैं या क्रॉलिंग शुरू करते हैं, उस टाइम पे जिस्म पे नील पड़ना शुरू हो जाते हैं इन बच्चों के। ज़्यादातर ये बीमारी आगे चल के आप को ये बताएंगे भी कि ये मर्दों में ज़्यादा कॉमन होती है। अच्छा। ठीक है, ये जो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी हैं ये दोनों एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं।
अच्छा, राइट। यानी एक्स लिंक डिसऑर्डर्स इस वजह से कि मेल्स में चूंकि एक्स वाई होता है तो एक क्रोमोसोम जो है उस पे इसकी अगर जीन मौजूद होगी तो ये लड़के जो हैं ये प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। और फीमेल्स जो हैं उनमें चूंकि 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो उनमें प्रेजेंटेशन बीमारी की कम होती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। ठीक हो गया। तो ये 3-4 अलामात हो सकती हैं, या कहीं कट लग गया है, बच्चों को चोटें लगती रहती हैं तो कट लग जाता है तो उससे खून जो है ना वो बहने से रुकता नहीं है, एक नॉर्मल जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं बेसिकली माँ बाप परेशान होते हैं और कहते हैं कि भाई मतलब ज़ाहिर है नॉर्मल एक चीज़ है, नॉर्मल काम है, वो नहीं हो रहा। तो फिर वो ज़ाहिर है बच्चे को लेके जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर पता चलता है कि बच्चे को ऐसी कोई बीमारी है। ठीक है। हमज़ा, आपसे भी गुफ्तगू हम साथ साथ चाहेंगे कि करते जाएं, क्योंकि डॉक्टर जी। साहिबा जो चीज़ें बता रही हैं तो आपसे हम उसको ज़रा, क्योंकि आपने कहते हैं ना कि जो आप बीती होती है ना, बिल्कुल। जो बंदा उस चीज़ से गुजर रहा होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाता है कि किस तरह के सर्कमस्टांसेस से वो गुजरता है, किस तरह उसने स्ट्रगल की और कैसे वो बीमारी से लड़ रहा है। तो एक तो ये VWD जो डॉक्टर साहिबा ने बताया, ये है क्या, ठीक है, और आपको कैसे पता चला कि आप इस चीज़ का शिकार हुए हैं और कौन सी एज थी उस वक्त आपकी? जी, जिस तरह मैम ने बताया डॉक्टर फराह ने कि जिस तरह हीमोफीलिया की टाइप्स होती हैं, ठीक है, जैसे फैक्टर 8 है जिसको हम हीमोफीलिया ए कहते हैं, फैक्टर 9 है जिसको हम हीमोफीलिया बी कहते हैं, और फिर वॉन विली ब्रांड डिजीज़ है। तो ये मुझे जो डायग्नोसिस हुआ, मुझे ऐसा सर्कमसीजन के टाइम ही मेरे पेरेंट्स को पता चल गया था। तो क्योंकि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी तो फिर उस तरह एक टेस्ट जो होते हैं हमारे, वो करवाने के बाद भी पता चल गया था। 2000 के अंदर, मेरी बर्थ 3 मई 2000 है, तो उसी टाइम ही हमें पता चल गया था कि ये एक खून की एसिड बीमारी है। और इसके अंदर जो है जिस तरह मैम कट लग जाए या अगर चोट लग जाए या अगर हम गिर जाएं तो ब्लीडिंग एसिड जो है वो स्टॉप होती नहीं है। ठीक है। अच्छा, और आपको जब क्योंकि ज़ाहिर आप छोटे थे उस वक्त, ज़ाहिर डायग्नोज हो गया था, तो जैसे जैसे बड़े होते गए तो क्या ये ट्रीटेबल बीमारी होती है या ये आपको ज़िंदगी भर साथ लेके चलना पड़ता है? नहीं, इसको हमें ज़िंदगी भर साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा FFP और क्रायो प्रेसिपिटेट्स हैं, उसका यहाँ पे मिल जाता है ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। लेकिन जो एक्चुअल उसके जो FFP और क्रायो प्रेसिपिटेट हैं उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो जितने फैक्टर्स होते हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उस फैक्टर की ज़रूरत होती है जो जिसकी हमें कमी होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर फैक्टर 8 की कमी है तो सिर्फ हमें वही फैक्टर 8 चाहिए, ना कि हम बाकी 12 की इनटेक अपने अंदर करें। तो इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान में अभी ऐसा प्रॉपरली जो है पर फैक्टर का इलाज मुमकिन नहीं है, ना इंजेक्शन मौजूद है। लेकिन इंटरनेशनली अगर हम देखें तो वहाँ पे हिमलिब्रा है, वहाँ पे दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, जो जिस फैक्टर की कमी है सिर्फ पेशेंट को वही फैक्टर दिया जा रहा होता है। और ये फॉर द टाइम बीइंग इस चीज़ को कवर करता है जो फैक्टर्स दिए जाते हैं? जिस टाइम चोट लगती है उस टाइम टू ट्रीट इट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आपने क्योंकि कहा कि ये मौरूसी बीमारी है, मौरूसी का मतलब तो ये हुआ कि पेरेंट्स या फोर फादर्स उनमें से किसी के पास ये हो। हमारे यहाँ जब इंटर फैमिली मैरिजेस को ज़रा डिस्करेज किया जाता है कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस तरह की मैरिजेस को बरकरार नहीं रखना चाहिए क्योंकि मौरूसी बीमारियां होने का ख़तरा ज़्यादा मौजूद होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि बीइंग अ डॉक्टर, और आप माशाल्लाह से पेम्स में खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, एक वन ऑफ द वेरी बिजिएस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ा एतमाद है इस हॉस्पिटल पर। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जब लोग आते हैं तो क्या उनमें इस चीज़ की आगाही होती है कि हमने जिस वक्त शादी करनी है तो टेस्ट करवाने हैं, और कोई इस तरह खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो अगली जनरेशन तक मुंतकिल हो सके, क्योंकि हमने तो मीडिया के थ्रू इस तरह की बातों पे अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं। पहले की निस्बत तो शायद थोड़ी अवेयरनेस आई है। अच्छा। लोग उस चीज़ को, कज़न मैरिजेस को जो है वो ये कह भी रहे हैं कि कम किया जाए ना, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे अब इस हीमोफीलिया से हट के देखें तो थैलेसीमिया भी आपको पता है कि एक जेनेटिक बीमारी है, और ज़्यादा तो थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग जो है वो पॉसिबल भी है। तो अब तो जो KPK है उन्होंने तो ये एक कानून भी बना दिया है कि शादी से पहले मतलब लड़का और लड़की दोनों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा।
तो उस स्टेज पे अगर पता चल जाता है तो आगे जब मतलब प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो उस टाइम पे उस चीज़ को रोका जा सकता है। मतलब थैलेसीमिया के लिए तो लॉज भी पास हुए हैं। लेकिन हीमोफीलिया की जहाँ तक बात है तो हीमोफीलिया का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चलना या शादी से पहले पता चलना ज़रा जो है वो मुमकिन नहीं है। अच्छा। मुमकिन इस लिहाज से नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी के ख़ानदान में लड़के जो हैं वो हीमोफीलिया का शिकार हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जो सिस्टर्स हैं हो सकता है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि एक्स लिंक्ड एक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड बीमारी वो है, उसको कैरी तो तो कर रही है लेकिन उनके females अपने are अंदर नहीं carriers, होगा। ठीक है, राइट, कैरियर्स हैं। कैरियर्स और कैरियर्स हैं तो इसका मतलब है एक जीन तो उनमें डिफेक्टेड है ओके। और वो आगे अगर एक किसी बच्चे के मामू में एक बीमारी होगी तो उसमें मतलब चांसेस बढ़ भांजे में जाते भी हैं। चांसेस हैं कि वो मदर की तरफ से वो बच्चा बीमारी ले लेगा। और ये है कि इसको जब हम एंटीनेटल स्क्रीनिंग करते हैं यानी हमल के दौरान तो उसमें कई दफ़ा पॉसिबल होता है कि हम इसका जेनेटिक टेस्ट करके देखा जा सके, लेकिन फीमेल्स में एसएच हम उसको नहीं कर सकते डायग्नोस उस टाइम पे कि आया वो कैरियर हैं या नहीं है। ठीक है, क्या शरह है पाकिस्तान में हीमोफीलिया पेशेंट्स की? बहुत ही कम है, लेस देन 1%, 1 to 5% तक है आई थिंक। ठीक है, कम है, लेकिन कम ये कि प्रेजेंट है हमारी प्रेजेंट है। और क्या कोई आप लोगों ने कोई इस तरह का भी ट्रेंड देखा है कि इस बीमारी की परसेंटेज में कुछ इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज हुआ, कुछ इस तरह का भी आपने देखा है? इंक्रीज अभी ये कि या हमारे पास डाटा नहीं है? डाटा एसएच उस तरह से नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर जो है उसके साथ भी मतलब ये है कि वीक में 2 days वहाँ पे काम करती हूँ, तो ये है कि वहाँ पे हमारे पास पूरा डाटा इन द फॉर्म मौजूद है कि हमारे पास जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं उनका जो है वो हमारे पास डाटा मौजूद है कि कितने इस साल में रजिस्टर्ड हुए हैं और कितने टोटल रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं। तो क्या आपने रुझान देखा है जब रजिस्टर्ड पेशेंट्स? रुझान ये कि हीमोफीलिया ए जो है वो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, यानी फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, और जो हीमोफीलिया बी है वो सेकंड नंबर पे है, फिर उसके बाद वॉन विलीब्रेंट डिजीज़ है। ये मैं लड़कों की बात कर रही हूँ। फीमेल्स की बात की जाए तो जैसा कि ये बताया कि कैरियर होती हैं, तो कैरियर स्टेट वाली जो फीमेल्स हैं उनको डायग्नोस करना बहुत कम होता है। उनको डायग्नोस इस तरह से किया जा सकता है कि कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जिनमें फैक्टर की लेवल कम हो जाते हैं, फैक्टर 8 की कमी है तो फैक्टर 8 लेवल्स उनमें कम होंगे, तो उससे हमें पता चल सकता है कि हाँ जी ये कैरियर मौजूद है। या फिर कई दफ़ा कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो हम कहते हैं कि लायोनाइजेशन यानी स्लीपिंग उसमें होता है, तो जो अगर एक क्रोमोसोम है उस पर आपकी जीन मौजूद है तो वो फिर ज़्यादा एज आ पेशेंट प्रेजेंट कर सकती हैं फीमेल्स भी, और उनको भी फिर कई दफ़ा फैक्टर लगाने पड़ जाते हैं। लेकिन फीमेल्स में जो वॉन विलीब्रेंट डिजीज़ जो कि हमजा की भी बीमारी है वो ज़्यादा फीमेल्स में कॉमन है। ठीक है। हमजा हमें ये भी बताएं कि जब आपको क्या चैलेंजेस पेश आते हैं रोज़मर्रा के टास्क सर अंजाम देने में, कोई मतलब आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, मुश्किलात का तो शुरू से ही सामना करना पड़ा है। मसलन किस तरह की? जैसे कि जिस तरह खेलने कूदने से मना किया जाए, प्रॉपर ना कि बाइसाइकिल्स चलानी है ना ट्राईसाइकिल्स भी आज तक मैंने नहीं चलाई कि जिसमें चोट लग का जाए, खतरा हो। बिल्कुल भागना ज़्यादा नहीं है, सीढ़ियों से उतरना है तो ध्यान से उतरना, या कोई गोद में उठा के नीचे लेके जाए। जब छोटा था तब उसकी एक्सपीरियंसेस थे तो वो तब मेरा होता था। स्कूल तक भी जाना, मेरी मदर ने बहुत इसमें, मेरे फादर ने बहुत इसमें साथ दिया कि वो मुझे मेरा बैग उठाने नहीं देते थे, क्योंकि अगर मैंने कोई वज़नी चीज़ उठा ली तो जो मेरा मसल है वो उसके अंदर कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए, इंटरनल ब्लीड ना हो जाए। भी हो सकती बिल्कुल है, सही। तो बैग्स खुद उठा के लेके जाते थे, खुद लेके आते थे, टीचर्स को बताते थे कि इसको बाहर खेलने नहीं देना और अपने पास रखना है। तो रिसर्च टाइम के ऊपर टीचर्स मुझे अपने पास रखती थी। बच्चे के दिल में तो, और खासतौर पे लड़का हो तो उसका तो बहुत ज्यादा होता है कि फ्रेंड्स के साथ खेलना, खासतौर पे हमारे यहाँ पे क्रिकेट खेलने का रुझान बहुत ज्यादा है। अगर स्कूल में झूले लगे हुए हैं तो उस पे भी बच्चे जो है वो जाते हैं। तो क्या उस वक्त बस उस टाइम ऐसा लगता था कि कैद है मेरे लिए, बिल्कुल कि बस इसी के अंदर मैंने रहना है और बस, और इसके अलावा चोट नहीं लगनी। फिर जैसे बड़े हुए शऊर आया इस बीमारी के बारे में, बिल्कुल जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ फिर शऊर आया, फिर मुझे अपनी खुद केयर की खुद केयर मुझे करनी पड़ी कि किस तरह काम करना है। कदम जो है, फुट स्टेप जो है वो छोटे उठाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं उठाने, या भागना ज़्यादा नहीं है।
तो क्योंकि अगर हम चलें एंकल ब्लीड हो जाए, इंटरनल नी ब्लीड हो जाती है, तो वो फिर चलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर फरह, जो मतलब लाइक हेमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं तो वो मतलब फ्रेजाइल भी हो जाते हैं, मतलब जी जी जो उनकी वेसल्स या जो हम कहेंगे शरियाने जी जी, कहेंगे वो फ्रिजाइल हो जाती हैं ना। अच्छा अच्छा कोई अच्छा हल्की सी भी चोट लगेगी तो वो ब्लीड कर जाएंगे, और ब्लीडिंग फिर जैसे ये हमजा बता रहे हैं कि जॉइंट्स में, मतलब हीमोफीलिया के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर जो आते हैं उनको ये होता है, उनके कभी कभार जो है वो टारगेट जॉइंट्स भी बन जाते हैं, यानी एक ही जॉइंट में, जैसे राइट नी है, नीज जो है वो मेनली ब्लीड कर रहे होते हैं बच्चों के। तो राइट नी में बार बार ब्लीड हो रहा है, मतलब होता जा रहा है, 1 महीने बाद फिर वो बच्चा आ गया कि राइट नी में ब्लीड हो रहा है। या लेफ्ट नी है तो लेफ्ट नी, मतलब कोई एक आध टारगेट जॉइंट जैसे बच्चों का बन जाता है। अच्छा, इसके भी ना हीमोफीलिया के भी सेवेरिटी लेवल्स होते हैं। अच्छा, यानी माइल्ड होगा, उसमें फैक्टर लेवल्स थोड़े से बेहतर होंगे, फिर मॉडरेट एक चीज़ होती है कि दरमियाने जो होते हैं लेवल्स होते हैं, फिर एक सवियर होते हैं जिनमें लेस देन 1% लेवल्स होते हैं नॉर्मल से। तो जो सवियर वाले बच्चे हैं ना वो सफ़र करते हैं मोस्टली, ठीक है, मोस्टली वो सफ़र करते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लीड करने के, कहीं गिर गए, हल्की सी चोट लग गई, या जैसे ये कह रहे हैं कि सीढ़ियाँ तेज़ तेज़ चढ़ ली तो उसमें चोट लग गई, या इनमें जो ख़तरनाक ब्लीड्स हैं जैसे खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे गिर गए इसी तरह चलते चलते और सर में चोट आ गई तो सर में ब्लीडिंग शुरू हो गई, मतलब जिस्म के किसी भी आज़ा से खून पेशाब में आना शुरू हो गया, छोटे पेशाब में, या इवन जीआई ब्लीड हो सकती है, मतलब कहीं से भी जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। तो अच्छा, और एक तो इनको ये एहतियात करनी है, उसके अलावा ये नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, बाकी जो दीगर देखिए अमूर नॉर्मल हैं, लाइफ, इट्स उनको हमने कहना है कि इट इज़ अ न्यू नॉर्म फॉर यू। ठीक है, ठीक है, ये आपके लिए एक नया नॉर्मल है। पेरेंट्स को भी यही सिखाया जाता है कि ये एक बीमारी नहीं है, इट इज़ नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ कंडीशन। और कंडीशन विद दिस कंडीशन, और आपने उस कंडीशन को सबसे पहले तो मेंटली एक्सेप्ट करना है पेरेंट्स ने, क्योंकि बच्चा तो उस स्टेज पे नहीं होता ना, बच्चा तो छोटा है, उस आपने एक्सेप्ट करना है और फिर बच्चे को उसके अकॉर्डिंगली उसकी एहतियात करवानी है और उसी तरह से उसको मैनेज करना है ना, क्योंकि हमारे पास तो ट्रीटमेंट यही है कि अगर चोट लग गई तो उस टाइम पे हमने उसको फैक्टर जो है वो रिप्लेस कर दिया, और वो भी बहुत ही कम जगहों पे अवेलेबल है। अदरवाइज जो है वो ये है कि जमा हुआ खून यानी FFPs होंगे या क्रायोप्रेसिपिटेट, वो भी जमे हुए खून की एक किस्म है, तो वो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज जो है वो फिर जिन जगहों पे ये अवेलेबल नहीं है वहाँ पे फिर ज़्यादा ख़तरा हो जाता है, जान को भी कई दफ़ा ख़तरा हो सकता है। हमजा, अगर अल्लाह ना करे आपको कभी ज़ाहिर है इस दौरान में कभी चोट लगी तो कैसे मैनेज किया? और मुझे ये बताओ कि जो और भी जो पेशेंट्स अगर जो इस चीज़ का शिकार हैं या जिनके बच्चे इस चीज़ का शिकार हैं, तो उन्हें फ़ौरी अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो क्या फ़र्स्ट स्टेप लेना चाहिए? मैं अगर 2006 में जाऊँ, 2006 व्हेन आई वाज 6 years old, मुझे डेट भी याद है, 23 सितंबर 2006। तब मुझे सोसाइटी जो है हीमोफीलिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी, उसका नहीं पता था, ठीक है, कि ये एक NGO है, ये एक इदारा है। मैं रात को सोया हुआ था, ठीक है, और मेरी अचानक नोज़ से ना खुद ब खुद ब्लीड हो गया। अच्छा, ये अचानक खुद ब खुद ब्लीड हो गया, और जैसे ही मेरे तो अक्सर हम लेते हैं कि नक्सीर बह गई या कुछ इस तरह से भी होता है। बिल्कुल, नक्सीर जो है वो एक टाइम के लिमिट के अंदर ना वो बंद हो जाती है, लेकिन इसमें जो है वो ब्लीडिंग ऐसी होती है कि जैसे किसी ने टैप ओपन कर दिया, हाँ, और वो रुकती नहीं है। अच्छा। और मेरे पेरेंट्स को 24/7 जो है वो अलर्ट रहना पड़ता है, चाहे रात है चाहे दिन है। तो उस दिन रात को मेरे ब्लीड होगी, मैं सोया हुआ था और मुझे पता नहीं चला कि मुझे ब्लीड हो गया। मेरे फादर ने देखा तो मेरा जो पिलो था वो रेड हुआ था, और फटाफट उन्होंने मुझे उठाया, तो वो मुझे होली फैमिली हॉस्पिटल वहाँ ले गए। और फिर मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो O नेगेटिव है, जो कि बहुत रेयर बिल्कुल। तो उसके अंदर जो है मेरी नोज़ ब्लीड जो है वो स्टॉप ही नहीं हो रही थी। तो बिल्कुल स्टॉप नहीं हो रही, फिर क्योंकि फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी का तो हमें पता ही भी नहीं था, तो FFP जो थे वो उसका अरेंज किया, तो सिर्फ हमें 2 बैग्स जो थे वो वहाँ से मिले, होली फैमिली हॉस्पिटल से। फिर भी मेरी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होती। रात को अराउंड 2 AM का टाइम था, तो फिर मेरे फादर थे वो गए CMH हॉस्पिटल, वहाँ AFIT गए, वहाँ से ब्लड लेके, तो फिर जब वापस आए FFP लेके, तो फिर मुझे लगा, तो वो पूरा एक जो प्रोसेस था वो बहुत, यानी कि आज भी मेरे माइंड में है, जो कि जो रात आपने गुजारी है। क्योंकि मेरे पास कोई था भी नहीं उधर, मैं इमरजेंसी में अकेला था, और मेरे फादर जो है वो AFIT गए हुए थे अरेंजमेंट करने के लिए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी हीलिंग शुरू हुई,
और फिर उसके बाद जैसे जैसे सेंटर का पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है इस तरह सफ़र करना। और बाकी जो अगर हम घर में आज अब अवेयरनेस ज़्यादा से होने लग गई है, और राइस जो है जिसमें हम घर में अगर जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो जाए तो हमने बर्फ़ के टकोर जो है वो कपड़े के अंदर लपेट के, डायरेक्ट बर्फ़ भी नहीं लगानी, और हमने कपड़े में उसको लपेट के तो उसकी बर्फ़ की टिकोर करनी है, ताकि हॉस्पिटल पहुंचते वक्त या HTC हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर पहुंचने तक जो हमारा प्रोसेस हो ब्लीडिंग का वो थोड़ा ब्लड कम से कम ज़ाया हो। बिल्कुल बिल्कुल। सही। फिर इसी तरह जो HTC से आके जो ट्रीटमेंट होगा तो वो फिर सारे डॉक्टर हजरात करते हैं। डॉक्टर फरा, आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी, एक तो आपने स्क्रीनिंग की बात की ना कि होनी चाहिए स्क्रीनिंग शादी से कबल, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह की जेनेटिक ये हो सकता है इशू। इसके अलावा अगर मतलब बच्चे के हवाले से कोई इस तरह के सिम्टम्स आते हैं जिनका पहले आपने बयान किया, तो पेरेंट्स को फौरी क्या करना चाहिए, उसकी तशखीस के हवाले से क्या करना चाहिए, और फिर कौन सा, जैसे अब इन्होंने कहा कि 6 साल बाद इन्हें एक सोसाइटी का पता चला और उसके बाद अवेयरनेस का सारा सिलसिला, तो क्या आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी कि क्या करना चाहिए ऐसे मौके पे? ऐसी अगर कोई ब्लीड होगी तो मतलब जाहिर है हॉस्पिटल तो आपने लेके जाना ही है बच्चे को, और फिर वहाँ भी डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी। अब उनको मतलब ये बीमारियों का अंदाज़ा है तो वो बेसिक टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो उसके बाद जो है वो फिर आपको उन सेंटर्स की तरफ रेफ़र कर सकते हैं। जैसे कि पिम्स में भी एक हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है जो कि थैलेसीमिया प्लस हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है, बच्चों के लिए भी अवेलेबल है और बड़ों के लिए भी अवेलेबल है। अगर तो टर्शरी केयर जो कि बड़े अस्पताल हैं यहाँ तक बच्चे पहुँच जाते हैं तब तो मतलब इलाज उनका शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे हम फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे ना पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस होती है, ना पेशेंट्स को इतनी अवेयरनेस होती है, और कई दफ़ा जो है वो फिर मिस हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, और वो फिर मिस होती हैं तो फिर वो कई दफ़ा लोगों को पहले बच्चे की दफ़ा तो पता नहीं चलता, हो सकता है कि इतनी सवेयर ब्लीडिंग हो कि उन बच्चों की मौत वाक़ हो जाए। कई अब जैसे कि ये क्योंकि एक जेनेटिक बीमारी है तो मतलब कई जो पेरेंट्स हैं उनके 2-2 3-3 जो लड़के हैं उनको भी मतलब हीमोफीलिया होता है, तो वो एट अ टाइम सारे बच्चों को मैनेज कर रहे होते हैं, तो फिर सेकेंड टाइम तो आपको अंदाज़ा हो ही जाता है। लेकिन फिर भी अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि पेरिफ्री में रहते हैं और बिल्कुल उनकी एक्सेस है ही नहीं है इन जगहों तक, लेकिन तशख़ीस बर वक्त जो तशख़ीस है, बर वक्त डायग्नोसिस जो है, दैट इज़ द की टू द ट्रीटमेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे डॉक्टर फरा 2-3 और चीज़ें मैं चाहूँगी कि हमारी सुनने वालों तक और देखने वालों तक जो है वो ज़रूर पहुँचाएं। एक तो ये कि क्या इसका इलाज महंगा है, पहली बात? बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम ये बता रहे हैं कि हीमोफीलिया जो ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं या हीमोफीलिया की जो NGOs हैं, पेशेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, मतलब हर शहर में हो सकता है एक हो, मतलब वो भी बड़े शहरों में, जैसे रावलपिंडी में एक होगी, फिर लाहौर में एक होगी, कराची में एक होगी, मतलब वो ऐसे सेंटर्स हैं जो कि NGOs के थ्रू अपने पेशेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद फैक्टर ग्रैस्प करने की, ये फैक्टर हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और वो भी डिपेंड करते हैं क्योंकि एक एक फैक्टर हज़ारों रुपए का है, मतलब सस्ता नहीं है। ठीक है। वॉन विलीब्रेंट फैक्टर भी है तो वो कोई 25 से 30 हज़ार रुपए के दरमियान उसकी एक फैक्टर की, जो कि एक वक्त के लिए है। ठीक है। तो और ये सूरत में जब पेशेंट को चोट लगती है या ब्लीडिंग का उसका इशू होता है, वहाँ हम तो उसी टाइम ही लगाते हैं ना। हम क्योंकि इतना महंगा फैक्टर है, हम जैसे हीमोफीलिया A और B हैं या A है, स्पेशली हम A की बात करेंगे, उसका प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट भी मौजूद है, हेमलिब्रा के नाम से है, लेकिन वो ऐसे इंजेक्शंस हैं जो कि मतलब हज़ारों से फिर लाखों में है। ठीक है। और वो आम जो हमारा एक शख्स है उसकी पहुंच से बिल्कुल दूर है, क्योंकि इवन मैं ये कहूँगी कि बहुत पैसे वाले लोग भी होंगे, अमीर लोग भी होंगे, मतलब एक टाइम आएगा कि वो फैक्टर को समझने खरीद नहीं होगी करना, उनकी, हाँ, उनकी पहुंच से दूर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो इदारे हैं ये हमारे लिए फैक्टर प्रोक्योर भी करते हैं, और फिर जो है ये अगर पेशेंट इनसे बर वक्त रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर उनको एट दैट टाइम लगाया भी जा सकता है। वो आ जाते हैं हमारे पास, जब भी ब्लीड होती है उनको वो पहुंच जाते हैं फैक्टर लगवाने, और अगर अवेलेबल होता है तो उनको लगा दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो अवेलेबिलिटी है इट इज़ ओनली अ मेडिकल बेस्ड, या हम जैसे जो सोसाइटी के अंदर तवाना अफराद हैं जो अक्सर ब्लड डोनर्स होते हैं, तो क्या वो इसमें कोई अपना रोल प्ले कर सकते हैं? ब्लड डोनर्स नहीं तो SH अभी उस स्टेज पे नहीं है बात, क्योंकि प्लाज्मा ड्राइव्ड फैक्टर्स हमारे पास उस तरह नहीं बनते। अच्छा। जो कि हम बना रहे हो,
बाहर से ही हम प्रोक्योर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर हमें इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स या पैसों की फॉर्म में, अगर ज़ाहिर है ये हमारे डोनेटर्स होते हैं अच्छा जो डोनेशन दे रहे होते हैं ना, और इन्हीं की बेस पे चल रहे होते हैं चल ये रही होती इदारे हैं भी। चीज़ें, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हमज़ा, आप क्योंकि जैसे मैंने आगाज़ में जब आपका तारुफ़ करवाया तो मैंने कहा आप हेमोफीलिया सोसाइटी जो है उसको ये कोऑर्डिनेटर भी हैं, जी, यानी आगाही लोगों में फैलाना, शऊर बिल्कुल। फैलाने के हवाले से भी बात करें। एंड सिंस माशाल्लाह यू आर यंग, तो यकीनन आपका जो नेटवर्किंग बेस्ड होता है स्टूडेंट लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, वो भी ज़्यादा होता है इस बिल्कुल। एज में। तो कैसे आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इस हवाले से अवेयरनेस कैसे फैला रहे हैं? और अगर जिन बच्चों को ये हेमोफीलिया के वो पेशेंट बन चुके हैं, तो क्या उनके साथ भी आपकी क्लोज कोऑर्डिनेशन होती है? जी बिल्कुल। जिस तरह मैं अगर अपनी डिग्री के बारे में बताऊं तो मैंने इन सब के साथ साथ इस बीमारी के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को कंप्लीट किया है इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर, ओह वाओ। और आगे मैं मास्टर्स भी परस्यू कर रहा हूँ। पहले सोसाइटी का जैसे पता चला, जिस तरह शोर, फिर मैंने सोसाइटी के अंदर ही रह के वॉलंटियर वर्क शुरू कर दिया कि बच्चे जो हैं वो किस तरह सफ़र करते हैं, मैंने किस तरह सफ़र किया, फिर आगे बच्चों को किस तरह बताना कि आपने क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या घर में आप क्या कर सकते हैं। ठीक। तो इस तरह मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अभी मैं जो है सेंटर के अंदर कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ, जिसमें हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेमिनार्स होते हैं उसके अंदर मैं अवेयरनेस फैलाता हूँ। जिस तरह कॉलेजेस के अंदर हमारे अवेयरनेस सेमिनार्स होते हैं, जिस तरह मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अपने कॉलेजेस के अंदर हीमोफीलिया के बारे में अवेयरनेस सेमिनार करवाया, जिसमें जो हमारी एचटीसी की जो मैम हैं डॉक्टर ताहिरा ज़फ़र, जो कि एचटीसी के डायरेक्टर हैं, और कर्नल लुबना ज़फ़र जो कि हमारी प्रेसिडेंट हैं हीमोफीलिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी की, उनकी मदद से जो है हमने अवेयरनेस सेमिनार कराए। अभी कल भी हम एक स्कूल के अंदर गए हुए थे अबाउट अवेयरनेस फैलाने के लिए। आपको पता है 17 अप्रैल जो है वो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कहलाता है। बिल्कुल आज के तो दिन ये आज बिल्कुल का ये दिन दिन बिल्कुल मनाया जा रहा है। अच्छा हमजा, लोगों की तरफ से क्या फीडबैक आया जब आपने इतने सारे, अभी आपने मुझे इवेंट्स गिनवाए हैं जो आपने बिल्कुल ऑर्गेनाइज किए, क्या बिल्कुल। फीडबैक आता है जब आप जाते हैं लोगों के दरमियान? सबसे पहले तो लोगों फ़र्क ही नहीं कर पाते कि थैलीसीमिया और हीमोफीलिया में क्या फ़र्क फर्क है। क्या है? फ़र्क क्या है, फिर सबसे पहले हमें उनको फ़र्क बताना पड़ता है कि थैलीसीमिया क्या होता है और फिर हीमोफीलिया क्या होता है। हम्म। फिर जो इवन थैलेसीमिया में तो खून नहीं नहीं बनता ना, बनता, और और हेमोफीलिया में खून रुकता रुकता नहीं है। नहीं हाँ है, जी, बिल्कुल ये ये फर्क है। मेजर फ़र्क बिल्कुल है जो बिल्कुल। हीमोफीलिया और थैलीसीमिया के अंदर होता है। इवन अगर हम हॉस्पिटल्स के अंदर भी जाएँ तो डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं होते कि ये क्या चीज़ है, ये दोनों क्या चीज़ें हैं। ठीक। तो इसी तरह जिस टाइम हम जनरल पब्लिक को बताते हैं, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस, प्रोफेसर हजरात को जो कि इतनी डिग्रीज लेके बैठे होते हैं, इतनी डिग्रीज करते हैं, तो वो बहुत शौक होते हैं कि आप खुद पेशेंट हैं और आप खुद इस बारे में बता रहे हैं। हैं बिल्कुल। सही। तो चलें जनाब, इसी तरह ये उम्मीद का जुगनू जो है वो जलाई रखिएगा, बिल्कुल लोगों के लिए उम्मीद बनते रहिएगा। लास्ट में एक सवाल पूछूंगी, जब आप किसी भी बीमारी का शिकार होते हैं तो एक इंसानी नेचर होती है कि वो किसी न किसी तरह मेंटल स्ट्रेस में भी आता है, एंजाइटी भी होती है कि मैं इस बीमारी का शिकार हूँ और ये फॉर द लाइफ टाइम मुझे कैरी करनी है। तो कोई इस तरह का बिल्कुल मेंटल स्ट्रेस आपको हुआ, या जो इस बीमारी में पेशेंट है, कैसे आप लोग इसको मैनेज करते हैं? बिल्कुल मेंटल जो है वो तो स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन तो ऑब्वियसली होते हैं कि हम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं काम कर सकते। जिस तरह आपको आपने बताया कि बॉयज़ के अंदर तो क्रिकेट का ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो क्रिकेट नहीं खेल सकते, और भी जिंदगी की और भी जितनी भाग बिल्कुल दौड़ है भी वो भाग दौड़ है। लड़कों के हाथ में हमारे माशरे में जरा ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन ऑब्वियसली बहुत होते हैं, और इस तरह फिर हम अपने सेंटर के अंदर जो है ना 1 मंथ और 2 मंथ्स के बाद लाजमी इसके अवेयरनेस सेमिनार करते हैं। अच्छा। कि हम जो हैं साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको हायर करते हैं, जो BBH बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, होली फैमिली हॉस्पिटल है, पिम्स हॉस्पिटल है, और भी जितने फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो वहाँ पे होते हैं। फिर हम अपने पेशेंट्स को उनके पास रेफ़र करते हैं ताकि उनकी जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की जो वो क्या सोचते हैं कि हम ऐसे नॉर्मल नहीं कर सकते। और फिर इवन देन बच्चों की स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है तो वो जो पेशेंट है वो बेड से हिल नहीं सकता, उसको प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है। तो स्कूलिंग जो है उसकी भी आपको पता है मुतासिर होती है, मुतासिर हो जाहिर जाती है। है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। लास्ट में मैं चाहूंगी डॉक्टर फराह, हमारे सुनने वालों को आपको पैगाम इस खास तौर पर आलमी दिन के मौके पर देना चाहें? जी स्पेशली मैं ये भी जरूर बता दूं कि डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर, जी ये हमारा इस साल का थीम भी है। हमारे इस हेमोफीलिया साल डे का थीम आपने बता दिया, डायग्नोसिस इज द फर्स्ट स्टेप टू केयर।
तो इसका ये है कि जैसे ही मतलब ये कि अगर आपके बच्चे में कोई अलामात भी ज़ाहिर होती हैं और आपको लगता है कि नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा इसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो आप ज़रूर उसको डॉक्टर्स के पास लेके जाएं और बर वक्त उसका तशख़ीस करें, ताकि उसको मुतल्लिका जगहों पे भेजा जा सके जहाँ पे इलाज या इन अदर फॉर्म्स फैक्टर की अवेलेबिलिटी है। अगर वो नहीं है तो फिर जैसे कि आप कह रही थी कि प्लाज्मा वगैरह दूसरा ऑप्शन डोनेशन, ब्लड डोनेशन के लिए, वो फिर प्लाज्मा पे उनको हम शिफ्ट करें। और ये है कि आपने वही बात है कि इस बीमारी को अपनी ज़िंदगी का एक वो कमज़ोर पहलू नहीं बना लेना कि ये अब अगर मेरे अंदर ये बीमारी ज़ाहिर हो गई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि ये कह रहे हैं कि बीमारी से पढ़ाई इफ़ेक्ट होती है, तो पढ़ाई हम ऐसे बच्चों को कहते हैं कि आपने छोड़नी नहीं है, आपने चलते रहना है। मतलब एक कदम अगर आज उठा रहे हैं तो अगर एक कदम हफ्ते बाद भी उठा रहे हैं तो आपने रुकना नहीं है। मतलब आपने इसके साथ अपने आप को दुनिया के साथ लेके चलना है इस बीमारी को ना। सही। और बिल्कुल ये है कि इसको अपने ज़िंदगी का ये वीक पहलू नहीं बनाना, बल्कि स्ट्रेंथ बनाना है। जैसा कि हमारे बहुत से बच्चों ने इसको वाक़यातन अपनी स्ट्रेंथ बनाया है और हमारे साथ बहुत से बच्चे इस लिहाज से मुंसलिक भी हैं। मुंसलिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराह हनीफ साहिबा हमारे इस प्रोग्राम में आकर आपने जो शऊर और आगाही फराहम की है हम सब सुनने वालों के लिए, तो उसके लिए हम बड़े मशकूर हैं आपके। थैंक यू। और हमजा आपके लिए तो बहुत सारी दुआएं भी हैं और आप इसी तरह जगमगाते रहें। और जो बेशक आप इस बीमारी के को साथ कैरी किए हुए हैं, लेकिन आप जितने ऑप्टिमिस्टिक हैं और जिस तरह की पॉजिटिविटी इर्द गिर्द फैला रहे हैं, इसी तरह हमेशा फैलाते रहें। और मेरा ख्याल है ये भी एक नेकी है, एक कहना चाहिए कि अल्लाह ताला जैसे कहते हैं ना, इस चीज़ का अजर अज़ीम आपको दे। हम सबकी दुआएं आपके लिए हैं और अल्लाह ताला आपको सेहतयाब इसी तरह रखे ताकि आप दूसरों की ज़िंदगियों में जो है वो बेहतरी ला सके। थैंक यू सो मच आपका भी इस पॉडकास्ट में आने के लिए। वेल जनाब, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट जिसमें आज हमने जो आलमी यौम हेमोफीलिया मनाया जा रहा है दुनिया भर में, उसके हवाले से बात की। एक छोटी सी काविश है इसमें, अगर आप मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें तो यू आर ओपन टू शेयर। हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से सदर फानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।